मॉर्निंग, मैं राहुल यादव, राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग एपी पढ़ रहे थे और एपी में से अलग अलग बोर्ड में, जैसे उड़ीसा बोर्ड हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, दिल्ली बोर्ड हुआ, महाराष्ट्र बोर्ड हुआ, इन बोर्ड्स में जो है एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग बोर्ड्स को हम लोग अलग अलग तरीके से देखेंगे कि पिछले साल कैसे आए हैं। उसके बाद एक वीडियो हमारी आएगी जो कि सीबीएसई बोर्ड में पिछले 8-10 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए, ताकि हम सारे क्वेश्चन को एक साथ मैनेज कर सकें और उसके बाद अपने आप को एक बढ़िया डायरेक्शन दे सकें कि हमें पढ़ने का तरीका क्या होगा, जिससे सारे क्वेश्चंस को हम लोग टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग उसके जो एपी का जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है और सेकंड एक्सरसाइज है, उन्हीं दोनों से है। अभी सम ऑफ जो टर्म है यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 5.3 है, उससे अभी कोई क्वेश्चन मैंने नहीं लिया क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं उससे। ठीक है, नेक्स्ट जब मैं उसे पढ़ा लूंगा तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो आएंगे उसको किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ, ये आपको 1/p 1 - p by p और 1 - 2p by p ये आपको दिया गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में दिल्ली बोर्ड में। ठीक है, तो 2013 के दिल्ली बोर्ड में यहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ था और इसको हमको सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, देखिए हमें सिर्फ ये नहीं कि हम सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं सर तो दिल्ली बोर्ड का क्यों करें। क्वेश्चन न बच्चा, क्वेश्चन जैसा रहेगा हो सकता है कि अगली बार सीबीएसई बोर्ड में ही ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, क्योंकि टॉपिक अगर है तो सोचा तो कोई भी जा सकता है और कोई भी सोच सकता है, तो आपको पेपर भी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और पेपर में आएंगे तो आपको टैकल भी करने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो हमें हर पहलू में तैयार रहना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो आपको पता है कि ये फर्स्ट टर्म होता है मीन्स ए, ये सेकेंड टर्म होता है मीन्स डी, सॉरी A2, इट मीन्स इट विल बी A plus D, राइट, एंड दिस इज आवर थर्ड टर्म मीन्स A3, दैट मीन्स A plus 2D, राइट। तो हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो आप बताइए कॉमन डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का हमारे पास फार्मूला क्या होता है। सिंपल सा फार्मूला होता है कि हम A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। यही होता है ना, किसी टू कंजिक्यूटिव को हम लोग आपस में माइनस करते हैं। 2 में से 1 कर दीजिए या 3 में से 2 कर दीजिए, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो हम लोग अगर मान लीजिए कि A2 में से अगर A1 को माइनस करते हैं मीन्स A - P अपान P को माइनस करेंगे 1 - P से। बात समझ में आया? तो यहां से आपके पास कितना आएगा, सॉरी -1/P। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो एलसीएम लेंगे तो P ही आएगा। ठीक ना, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1 - P - 1, तो इसको अगर आप कैंसिल करवाएंगे तो ये -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -P/2। देखिए ध्यान से, यही बचेगा ना, सॉरी -P/P, राइट, ये बचेगा ना। अब इसका मतलब अगर इसको आप कैंसिल करवाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना, A2 - A1 जो हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है। देखिए ये घबराना नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड में आया, दिल्ली बोर्ड में आया, उत्तराखंड बोर्ड में आया, उड़ीसा बोर्ड में आया, पश्चिम बंगाल बोर्ड में आया, असम बोर्ड में आया, इससे आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट देखने हैं। मैं ये दिखाने के लिए अलग अलग बोर्ड को लेकर आया हूँ कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि हमारे क्वेश्चंस उसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। ठीक है, बस हम लोगों ने क्या किया है, एनसीईआरटी में जनरली हमने नंबर देख लिया है। ठीक है, 2, 5, 7 ऐसे करके दे दिया जाएगा, 3, 5, 7, या फिर आपको कुछ और दे दिया जैसे 2, 5, 8, 11, ठीक है, 5, 10, 15, 20 ऐसे करके दे दिया जाए। तो बस आपको नंबर दिया गया था और यहाँ पे वेरिएबल में क्वेश्चन है, फर्क बस इतना है। आपको पूरा प्रोसेस वही करना होगा, A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो हमारा D है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट में, कोई कैसा भी करके आपको रूट में दे दिया जाए, आपको कुछ भी कर दिया जाए, इरेशनल तक करके दे दिया जाए चीजें को, ठीक है, या फिर कुछ भी, यहाँ तक कि आपको अगर रियल नंबर न भी दिया जाए तब भी अगर आपसे AP पूछे तो आप यही प्रोसेस लगाएं। कुछ भी आपको कैसे भी करके AP का देगा तो आपके पास कॉमन डिफरेंस का एकमात्र यही प्रोसेस है। ठीक है, कि किसी दो कंजिक्यूटिव को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र बोर्ड में सेम फॉर्मेट में 2013 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे दिल्ली में उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आया था और महाराष्ट्र बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस का आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसके निकालने के लिए फिर वही बात है, हम लोग क्या करेंगे, A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कहेंगे सर कि सर A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो कर दीजिए। घर पे बैठ के ये चीज को प्रैक्टिस तो आपको करना होगा ना, ठीक ना, उसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक ना,
तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a2 मीन्स 1 माइनस 6b अपान 2b, ठीक है, और a1 मीन्स 1 बाई 2b, राइट। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 2b एलसीएम आएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6b और माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस 6b अपान 2b, राइट। b से b कैंसिल कर दीजिए और 2 3 जा 6, इट मीन्स कॉमन डिफरेंस आपको कितना होगा, -3, राइट। कितना आएगा, -3 आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, एग्जाम में बैठेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही निकाला है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो कॉमन डिफरेंस आया है ना, अगर आप इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये अगला वाला आना चाहिए, इसमें ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आप सही हैं, ठीक है। तो खुद से ट्राई कर लीजिएगा वहां पे, जब आप एग्जाम में बैठिएगा क्या आपका सही चल रहा है। ट्राई करने में ज़्यादा समय लीजिएगा मत, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आपको इसको करना है तो आप क्या करिए, 1/2b में प्लस ऑफ -3 ये करेंगे। जो छोटा वाला होता है उसमें हम लोग ऐड करते हैं कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2b, ये हो जाएगा -3/1, एलसीएम ले लेंगे 2b यानी 1 माइनस 6b, ये आएगा ना। देखिए 1 माइनस 6b/2b, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। बात समझ में आया। तो कॉमन डिफरेंस जब आएगा तो करना तो सबको पता होता है, ठीक है, बट आप चेक करते हुए चलेंगे तो आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आपका जो आंसर आपने सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एपी से रिलेटेड और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, कराए फाइंड द 9 टर्म फ्रॉम द एंड 5, 9, 13 एंड 185, ठीक है। आपको ऐसा एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एंड से फाइंड करना है। देखिए आगे से हम लोग फाइंड करेंगे तो हमारे पास नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग जो आपका पहला होता है उसी को हम लोग ए मान लेते हैं, 2 कंजिक्यूटिव को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, राइट। और फिर उसके बाद हम लोगों को एन निकालना होता है, हम लोग आराम से अपना फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा के निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ से आपको क्या कहा है, आपको इसको क्या कहा है कि पीछे से फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं, बस समझ में, हम लोग दोनों तरीका देखा जाएगा। देखिए जितने तरीके हमारे हो सकते हैं ना, हम उन सारे तरीके पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। और हमें सीखना सारा तरीका है। आप ये मत कहिएगा कि सर ये तरीका आसान था मैं इसी से करूंगा, ये तरीका हार्ड है मैं इससे नहीं करूंगा। आप करेंगे दोनों तरीके से, ठीक है। हाँ एग्जाम में आप जाइएगा तो जो तरीका आपको सबसे बेहतर लगेगा उस समय रिवीजन करते समय आप उस तरीके का इस्तेमाल करिएगा। बस समझ में, याद रखिए रिवीजन करते समय आपको बेस्ट वे चूज करना है, बट अभी हम लोग सीख रहे हैं बच्चा, और सीखते समय हमें हर चीज सीखना होगा, ठीक है। सीखते समय कभी भी ऑप्शन नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का टोटल 2 तरीका है, हम लोग दोनों तरीके पे डिस्कस करते हैं। जैसे हमें दिया गया है हियर a इक्वल टू आपको 5 दिया गया है, राइट, और d इक्वल टू क्या दिया गया है, d इक्वल टू आप अगर करेंगे तो 9 माइनस 5 इट मीन्स इट विल बी 4, ठीक है। हमको पीछे से 9वां टर्म पूछा है, ठीक है, पीछे से 9th टर्म पूछा है। तो आप बताओ पीछे से 9th टर्म तब तो निकालेंगे जैसे आपसे कह दिया जाए कि क्लास में ये बताओ कि पीछे से दूसरी बेंच कहाँ है, ठीक है। तो पीछे से दूसरी बेंच पे कौन बैठा है ये जानने के लिए पहले ये तो जानना पड़ेगा कि टोटल बेंच कितनी है, तब तो हम लास्ट बेंच जब देख रहे हैं तो लास्ट बेंच कितने नंबर पे है तो उसके बाद हम दूसरी देखेंगे। बात समझ में आया। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कि किसी रो में कुछ लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, अब उसमें से कह दिया जाए कि एक काम करो जाओ और पीछे से 5वें इंसान को बुला लाओ, तो पीछे से 5वें इंसान को बुलाने के लिए पहले आप तो टोटल बताना पड़ेगा ना कि पूरी रो में जो है वो मान लीजिए कि 20 लोग खड़े हैं, तो 20 से आप जाओगे तो पीछे से 5वें इंसान को बुला लाओगे, है ना। तो इसलिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले टोटल इसमें टर्म कितने हैं वो निकाल लें। वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको an ऑलरेडी दे चुका है 185। बात समझ में। तो an बराबर आपको पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इट विल बी इक्वल टू 185, राइट। इट मीन्स a हैज बीन गिवन एज 5 प्लस n माइनस 1 और d को आपको मिल गया है 4, ये 185, राइट। तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 और 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा। ध्यान दीजिए
5 को इधर ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा, और माइनस 185 में हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे n-1 को रहने देंगे और 180 अपान में 4 कर देंगे, ठीक है, 180 अपान 4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा n विल बी इक्वल टू, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 45 और ये इधर आएगा तो +1, तो कितना हो गया n इक्वल टू 46। यानी कि इस जो सीरीज हमको दे रखा है, इस सीरीज में आपको टोटल 46 नंबर है, ठीक है। अब आपको पीछे से 9th टर्म चाहिए, ठीक है। पीछे से 9th टर्म के लिए आपको आगे से वो कौन नंबर पड़ेगा, जैसे ऐसे सोचिए, मान लीजिए कि आपके पास ये एक रो है, इसमें एक इंसान यहाँ है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17। मान लीजिए कि टोटल इस रो में 17 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि मुझे पता है कि टोटल कितने हैं 17, टोटल कितने हैं 17। तो अगर हमसे कहें कि पीछे से 4th वाला इंसान, तो पीछे से 4th वाला इंसान कौन सा होगा, तो देखिए 1 2 3 4 यही इंसान होगा ना पीछे से 4th वाला, पीछे से 4th वाला यही होगा ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग आगे से बोले तो ये कितना होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बात समझ में आ रहा है, यानी कि आगे से 14th नंबर, पीछे से 4th नंबर होगा। कुछ समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि जनरली हम लोगों को ये लगता है कि टोटल 17 टर्म है और उसमें 4 टर्म पीछे से चाहिए, तो 17 में हम लोग 4 माइनस कर दें और बोलेंगे कि 13 टर्म, यानी 13वां टर्म हम बोलेंगे पीछे से। नहीं बच्चा, एक जो हमारा है इसको भी तो काउंट करना है, 13 के बाद ये जरूर है, बट ये 14वें नंबर पे है जो पीछे से 4थे नंबर पे है। बात समझ में आया, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यानी वही काम यहाँ पे करना है। जैसे मैंने बताया ना 17 है, तो पीछे से चौथा कौन सा, आगे से कौन से नंबर पे पड़ेगा, आगे से कहोगे सर 14th नंबर पे पड़ेगा। उसी तरीके से टोटल 46 है, तो पीछे से 9th वाला कितने पे पड़ेगा, पीछे से 9th वाला कितने पे पड़ेगा, तो आप 8 माइनस करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप कितना माइनस करेंगे 8। जैसे 17 में से हमको चौथा चाहिए था तो हमने 3 माइनस किया तब ना 14 आया, वैसे 46 में हम लोगों को जब चाहिए पीछे से कौन सा 9th वाला, तो हम लोग कितने माइनस करेंगे 8th वाला, ठीक है बच्चा। यहाँ पे मैं एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी एपी आपको मिल जाए ना, तो आप इसको बस ध्यान रखना है। आपका कंसेप्ट ये है कि अगर पीछे से जो टर्म पूछेगा, आगे से करते समय पीछे जो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे ना, उससे एक कम आप माइनस करोगे। जैसे 9th टर्म चाहिए तो 8 माइनस करोगे, 15th टर्म चाहिए तो 14 माइनस करोगे, 22 टर्म चाहिए तो 21 माइनस करोगे। बात समझ में आया, पीछे से जब ऐसा करेगा, ठीक है। तो आप अगर करेंगे, लेट मी रेज इट, सॉरी, क्या हो जाएगा, लिखोगे द टर्म, द 9th टर्म फ्रॉम एंड विल बी व्हाट। अगर इसमें हम लोग 8 माइनस कर दें तो ये 36 होगा, 36th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर हमको पीछे से 9th टर्म चाहिए, टोटल हमारे पास 46 टर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे से अगर 36th टर्म निकाल लेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ रही बात ना, यानी पीछे से हम 9th टर्म ना निकाल के आगे से 36th टर्म, तब भी तो बात वही आएगी ना। जैसे मैंने अभी बताया था ना कि पीछे से आप टोटल 17 मेंबर में से आप अगर कौन सा 3 माइनस किया गया था ना हम लोग ने, 4th मेंबर ना, तो आगे से 14वां नंबर को अगर निकालें, यानी पीछे से तीसरा निकालने से पहले आगे से हम लोग क्या करें 14वां मेंबर निकालें, तब भी बात वही आएगी। ये टोटल 17 है और ये 14 है, तो आगे से हम लोग 14वां मेंबर निकालेंगे तब भी उसी इंसान को बोलेंगे ना। जैसे आपसे कहा जाए कि पीछे से जाके 5वें मेंबर का लेकर आओ 20 मेंबर में, तो आगे से आप 16वें मेंबर को उठा लाएंगे तो काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा कि नहीं। बस वही काम आपको करना होगा, यानी कि पीछे से 9वें नंबर का मेंबर आपको मिलेगा आगे से 36वें नंबर पे, मीन्स A36 आपको निकालना होगा। और A36 के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, A होगा N आपका कितना मिलेगा 36 माइनस 1 और D आपको मिलेगा व्हाट 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35 इंटू 4 मीन्स 5 प्लस 35 4 जा 140 मीन्स 145, तो ये आपको मिलेगा
A36 टर्म, ठीक है, और यही A36 टर्म क्या है, पीछे से 9वां टर्म है। बात समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। बाद में हम लोग और जब चैप्टर एपी का पूरा खत्म हो जाएगा तो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस आप लोग भी करने की कोशिश कीजिएगा। जो आपको एपी दिया गया है ना, उसी में पीछे के टर्म्स आप लोग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, आपको फायदा रहेगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट तरीका करते हैं, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसका मैंने कहा था कि दो तरीके से सॉल्व होता है, तो एक और तरीका हम लोग देख लेते हैं कि उस तरीके में क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक तो हमारा फॉर्मेट ये हो गया, दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास। तो देखिए जो ए दिया है ना, हियर टू फाइंड 9th टर्म फ्रॉम लास्ट, 9th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, 9 टर्म फ्रॉम लास्ट। तो यहां के लिए ए जो होगा ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ए जो होगा वो पीछे वाला टर्म होगा, ठीक है, क्या 185, बस समझिए क्या होगा 185, ठीक है। उसके बाद जो डी होगा ना, तो डी आपका जितना भी आएगा आगे से उसको बस सिंबल जो होगा वो उसका एडिटिव इनवर्स कर दीजिएगा। मतलब अगर 4 आया था तो -4, अगर -4 आता तो +4, ठीक है। अब n की वैल्यू आपकी हो जाए 9, आप A9 निकाल लीजिए। तो A9 विल बी इक्वल टू A हैज बीन गिवन एज 185, ठीक है, प्लस n -4 -1 इंटू, सॉरी 9 -1 एंड इंटू -4, ओके, मीन्स 185 प्लस 8 इंटू -4, इट मीन्स 185 -40 मीन्स इट विल बी 145। तो ये आपको पीछे से लास्ट टर्म मिल गया। कहोगे सर बहुत छोटा है, छोटा है बच्चा, एग्जाम में आप अप्लाई कर सकते हो, बट समझना भी जरूरी होता है, ठीक ना। जैसे आप कहोगे सर ये मैंने क्यों किया, तो आप जरा इसको रिवर्स फॉर्म में करो। ये 185 रहा होगा, ठीक है, उससे पीछे वाला मेंबर क्या रहा होगा, तो जाहिर सी बात है 4 ऐड हो रहा है, इसका मतलब 4 कम करेंगे तभी ना, तो पीछे वाला मेंबर क्या होगा आपका 181, ठीक है। उसके बाद 177, कुछ ऐसे ही करते हुए जाएगा ना, तो ये पीछे से पहला मेंबर, ये दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ठीक है। तो इसलिए अब इसको अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 185 को आपका फर्स्ट मेंबर के तौर पे ले लो पीछे से, और उसमें अगर आप डी को देखोगे तो क्योंकि डी इधर ऐड हो रहा था तो इधर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना, तो उसको इन्वर्स कर लेंगे, बस समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये 9 टर्म फ्रॉम लास्ट मिल जाएगा। कहोगे सर छोटा है, अच्छा है, समझ लीजिएगा, बट सिर्फ इसी मेथड से अभी मत करिएगा, क्योंकि बच्चा सीखने का समय है हमारा, और सीखने के लिए ये क्वेश्चंस आपके कम्पिटिटिव लेवल्स में भी आते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहिएगा, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट, फाइंड द एंगल्स, ठीक है। तो देखिए आप कहोगे कि सर ज्योमेट्री कहां से घुसाया, बेटा 2011 महाराष्ट्र बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझे बात को। तो क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि इसमें ज्योमेट्री नहीं घुस सकता है, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने देखा नहीं, अभी ट्रिग्नोमेट्री भी घुसेगा, ठीक है। जो आपको आपके लेवल पे चैप्टर्स अलग अलग करके बांट दिए जाते हैं, बट आगे चल के आपको काम आता है। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने कंपटीशन में भी देखे हैं। जब अगली वीडियो जब हम लोग देखा जाएगा रिवीजन का कंपटीशन लेवल पे, अभी तो मैं बोर्ड लेवल पे देख रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए, ठीक है। फिर उसके बाद एक वीडियो हमारी होगी कि इस एपी से कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा एक और वीडियो होगी जिसपे हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो होंगे वो कैसे होंगे, यानी आने वाले समय में आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, इन सारे पे हम लोग वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। और इसकी जो सारी वीडियो जो होंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऐप पे मिलने वाली है, ठीक है। राहुल एडुकेयर का ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और आपको जो वहाँ पे बहुत ही सस्ता और अच्छा खासा आपको कंटेंट मिलने वाला है। हर तैयारी आपको करनी है। देखिए आप कहीं पे पढ़ते होंगे, कोई कोचिंग करते होंगे, किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, तो वो बहुत करेंगे तो आपको सिलेबस पढ़ाएंगे और एग्जाम के समय में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज कराएंगे। बट हम आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा ही देने वाले हैं। हमारी तैयारियां जो होंगी वो 90+ के लिए होने वाली है, ठीक है। हम लोग 80 और 85 के बारे में नहीं सोचने वाले हैं। तो इस मेहनत के साथ और इस सोच के साथ ही आप ऐप पे जरूर आइएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आपको नॉर्मली बस ये देखना है कि मुझे पढ़ना है,
प्रेशर घर से मिल रहा है तो उसके लिए फिर आप ऐप के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मत उसे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जिसको मेहनत करनी है वही आने वाला है। बात समझ में आया? तो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आपको दे दिया गया, तो जरा सोचिए एक ट्रायंगल आपको दिया गया है, ठीक ना, ABC आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक ना। कह रहा है कि इसके जो एंगल्स है ना वो AP में है, तीनों एंगल, जाहिर सी बात है तीन ही एंगल बनेंगे, तीनों एंगल AP में है, ठीक है। तो आप बताइए पहले तो तीन एंगल जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, एक चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सबके कंपटीशन में भी आते हैं, CBSE बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि महाराष्ट्र बोर्ड का मुझे पेपर में मिला है, ठीक है, काफ़ी सर्च करने के बाद मिले हैं सारे क्वेश्चन, ठीक ना, तो फिर भी अभी आने वाले समय में हम लोग उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन देंगे ना आपको AP ही ना दे और फिर पूछे कि बताइए क्या टर्म होगा, सिर्फ कह दे कि AP है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देगा बच्चा तो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा या तो 3 पूछेगा या तो 5 पूछेगा या तो 7 पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, बट उसी फॉर्मेट पे आपको 9 और 11 भी चले जाएंगे, ठीक है। तो जब 3 पूछे ना तो 3 टर्म इसका मतलब वो AP होगा, तो लेट वन एंगल भी आपको क्या मानोगे, तो देखो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक है A1, एक है A2 और एक है A3, मान लीजिए हमारे पास 3 AP होंगे, AP में होंगे तो 3 एंगल होंगे, हम लोग हमेशा जो बीच वाला होगा ना उसको A मानेंगे, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, ठीक है, बट ट्रिकी टाइप में ये है, आप हमेशा बीच वाले को A मानेंगे, इससे पहले वाले को, जो पहले वाला होगा उसको आप क्या कहोगे, फिर A-D कहोगे, जाहिर सी बात है D का अंतर ही तो होता है, AP क्या होता है, D का अंतर होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें D ऐड हुआ होगा तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, और इस वाले को हम लोग क्या मानेंगे A+D। बस समझ में आया? अगर और आपके पास टर्म होते जैसे 5 हो जाता 3 के बजाय, तो यहाँ पे A-2D मानते और यहाँ पे A+2D मानते, 7 हो जाएगा तो A-3D मानते और इधर A+3D मानते, ठीक है। आप सॉल्व करके देख लो, सब में D का ही अंतर आएगा। बस समझ में आया? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमेशा ऑड नंबर भी आएगा, इवन नंबर पे भी आता है क्वेश्चन, उसके लिए मैं इवन नंबर का जो क्वेश्चन आता है तो उस पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल ऑड नंबर में जब भी क्वेश्चन आपको पूछे कि 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, तो आप हमेशा बीच वाले को A मानोगे, उससे पहले वाले को माइनस करते जाओगे और उसके बाद वाले को प्लस करते हुए चले जाओगे, ठीक ना। तो हम लोग मान लेते हैं क्या, वन एंगल को हम लोग मान लेते हैं, पहले वाले एंगल को मान ले A-D, ठीक है, सेकेंड एंगल को हम लोगों ने मान लेते हैं A, एंड थर्ड एंगल इक्वल टू व्हाट, A+D, ये चीज हमने मान लिया। अब ये हो गया हमारा AP। बस समझ में आया? आपको पता है, सिंस वी नो डैट, हमें पता है, क्या पता है, कहोगे सर कुछ नहीं पता है बच्चा, आपको भी पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, आप ये जानते हो कि नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक ना, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा होगा, 8th 7th में भी आपने पढ़ा है, ठीक ना। तो तीनों एंगल का सम कितना है, 180 है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A-D प्लस A+D, तो प्लस D और माइनस D कैंसिल हो जाएंगे, ध्यान से देखिए कैंसिल हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोगों ने बीच वाले को माना था, ठीक है, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं होते तो आपके साथ परेशानियां बढ़ जाती, ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, अगर आपने पहले को A+D और A+2D मान लिया तो चलेगा, बट आप परेशान होगे बच्चा, ठीक ना। तो हमें वहाँ पे एग्जाम में ये भी तो ध्यान देना है कि हमारी टाइमिंग कितनी है, ठीक है, एक तो एग्जाम का प्रेशर ऑलरेडी रहता है, ऊपर से हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस ले लें और अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दें तो कैसे काम चलेगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप क्या करिएगा, ये हो जाएगा 3A = 180, ठीक है, मीन्स A = कितना हो जाएगा 60, देखिए 3 इधर जाएगा डिवाइड करेगा 60 हो जाएगा ना, तो आपको A मिल गया, ठीक है। अब क्या करोगे, एंड ध्यान से देखिए क्वेश्चन में एक और इक्वेशन, देखिए हमने वेरिएबल माना है A और D का, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का हमारा फॉर्मेट ही क्या होता है, कम से कम 2 इक्वेशन तो देगा ही देगा, एक इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता था और एक इक्वेशन उसने कह दिया, द लीस्ट बीइंग हाफ द ग्रेटेस्ट वन, यानी जो लीस्ट वाला है, लीस्ट है आपके पास A-D, सबसे छोटा वाला यही है, वो बड़े वाले का आधा है,
तो अब बताओ बड़े वाले को, अगर ये बड़ा वाला है, अब इसके बराबर हमको करने के लिए हमारे पास दो रास्ता, एक तो हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, फिर वही कल मैंने बताया था ना कि जब आपको कोई एक बड़ा है और एक छोटा है तो आपके पास दो रास्ता है इसको बराबर करने का, पहला इसको नीचे कर लो या फिर दूसरा इसको ऊपर कर लो। तो ये बड़ा है तो इसको या तो हम डिवाइड कर दें या तो हमारे पास रास्ता इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो आप चाहें ना तो ये डिवाइड ना करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तब भी आपकी वैल्यू सेम आने वाली है। बात समझ में आया? अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2a माइनस 2d इक्वल टू a प्लस डी। ध्यान से देखिए, 2a माइनस 2d इक्वल टू a प्लस डी। ए की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना, 60। तो ये हो जाएगा, ये काम करते हैं, a को इधर ले जाते हैं और d को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, d और ये उस साइड जाएगा तो 2d हो जाएगा प्लस में, देखिए माइनस इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और ये 2a माइनस a, देखिए ध्यान से हम लोगों ने बस ये किया कि इसको इधर करके पूरा d वाला पोर्शन इधर कर दिया, ठीक है। और ये वाले पोर्शन को यानी कि इक्वल टू के इधर वाला छोड़िए, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 2a माइनस a इक्वल टू 2d प्लस d, ये बनेगा। ध्यान से देखिए, ये इधर आएगा तो प्लस में बनेगा ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये सब्ट्रैक्ट होकर बन जाएगा a इक्वल टू 2d और इसको हम कह सकते हैं 3d, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको कह सकते हो इसको 3d इक्वल टू a। अब इसको रिवर्स कर सकते हैं ना, वही मैंने कर दिया था लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हैं। 3d इक्वल टू कितना हो जाएगा, a को आपने फाइंड आउट कर लिया 60, a को फाइंड आउट कर लिया 60 ना। आप इसको इक्वेशन बना के यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 20, 3a के डिवाइड कर देगा तो अब हमको a भी मिल गया और हमको d भी मिल गया। अब हमारा एंगल निकल जाएगा आराम से, लिखेगा देयरफॉर वन एंगल इक्वल टू a माइनस डी दिया गया है तो a आपका हो जाएगा 60 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 40, ठीक है। सेकेंड एंगल इक्वल टू कितना है, a यानी कि हो जाएगा 60, ठीक है। और थर्ड एंगल इक्वल टू है आपके पास a प्लस डी यानी कि 60 प्लस 20 यानी कि हो जाएगा 80, ठीक है। तो ये हमारे तीनों एंगल निकल गए, कितना कितना, 40, 60 और 80। अब आप बात ये उठती है कि सर ये सही हमने किया, ये कैसे पता चलेगा। तो इस कंडीशन पे बैठा के देखिए, पहले ये तीनों एंगल जो है वो ट्रायंगल के हैं, इसका मतलब इनका सम 180 होना चाहिए। आप ऐड कीजिए 40 और 60 100 और 100 में 80 ऐड करोगे तो 180, इसका मतलब आपका ये सही है। बट दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल करें, वो कह रहा है कि जो छोटा वाला है वो बड़े वाले का आधा है, तो छोटा वाला 40 और बड़ा वाला 80 है, हाफ है ना। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन ये सही है, ठीक है। इसको भी नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 200, 192, 184 विल बी इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका जो है वो उड़ीसा बोर्ड से पूछा गया है, ठीक ना, 2017 में वो उड़ीसा बोर्ड से पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। Which term of the progression 200, 192, 84 is the first negative term? First negative term, जैसे मैं आपको दे दूं, जैसे मैं कह दूं 8 है, ठीक है, उसके बाद 6 है, 4 है, 2 है, 8 मिनट थोड़ा सा एग्जांपल गड़बड़ हो जाएगा, 9, 7, 5, 3, 1 और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये -1 होगा। तो अगर मैं पूछूं कि पहला निगेटिव टर्म बताओ, तो पहला निगेटिव टर्म होने का मतलब यह है इतने तो टर्म हमारे पॉजिटिव होंगे, है ना। उसके बाद बीच में आएगा 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि हमारा लास्ट टर्म जो है वो 0 है, ठीक है। अब देखो 0 जैसे ही मानोगे आप, तो जरूरी नहीं है कि हमारे n की वैल्यू प्रॉपर आए। तो जब भी हमारे n की वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगी तो हम लोग उसको क्या करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, तब शायद ज्यादा समझ में आए। आप क्या करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू है 200, d की वैल्यू आपको दिख रही है 8 और n की वैल्यू आपको पता नहीं है, बट an इक्वल टू कितना है, मान लीजिएगा आप 0। an की वैल्यू क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विल बी इक्वल टू 0, मीन्स 200 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी हैज बीन गिवन एज 8 इक्वल टू 0।
इसको इधर ट्रांसफर कर दें, कितना आएगा n माइनस वन इंटू एट इजकल टू माइनस 200, राइट, मीन्स n माइनस वन इजकल टू हो जाएगा, ये आएगा मल्टीप्लाई करने तो कितना आ जाएगा माइनस 25 होगा कि नहीं। देखिए सॉरी एक मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है आंसर, ठीक है, तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 200 अपान माइनस 8 आएगा, ठीक ना, कम हो रहा है ना, इसलिए माइनस 8 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा n माइनस वन विल बी इक्वल टू वॉट, अगर इसको आप कटवाते हैं तो कितना आएगा 25, ठीक है, मीन्स n विल बी इक्वल टू 25 प्लस 1, इट मीन्स n विल बी इक्वल टू 26, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 26th टर्म जो होगा वो 0 होगा, लेकिन हमसे क्या पूछा है निगेटिव, तो जैसे ही हम 0 से आगे बढ़ेंगे हमको निगेटिव नंबर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, इसलिए आप क्या करोगे 26 से एक अधिक कर दोगे, यानी कि आप कर दोगे देयरफॉर द फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी 27th टर्म, होगा कि नहीं, 26 पे 0 हो गया, अब जैसे एक आप बढ़ोगे तो आपको नेगेटिव टर्म मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, आगे और भी क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ठीक ना। रिवीजन करते रहिएगा, चैप्टर पढ़िएगा, उसका रिवीजन कीजिएगा। यहाँ पे ये जो अदर बोर्ड के हैं वो क्वेश्चंस प्लस सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन प्लस आने वाले समय में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और थोड़ा सा सीबीएसई का फॉर्मेट भी बदलता जा रहा है, जैसे असर्सर रीजन या केस स्टडी टाइप में क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग उसको भी सॉल्व किया जाएगा और उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।